नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सौर ऊर्जा की। कारण भारत सरकार ने 2022 के अंत तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, बायोमास ऊर्जा से 10 गीगावाट और लघु जल विद्युत परियोजनाओं से 5 गीगावाट का लक्ष्य शामिल है। वर्ष 2035 तक देश में सौर ऊर्जा की मांग 7 गुना तक बढ़ने की संभावना है। इस बीच भारत ने फ्रांस के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की नींव रखी है। इसमें शामिल करीब 121 देश ऊर्जा के जीवाश्म ईंधनों से इतर विकल्पों को अपनाने के लिए एकजुट हुए हैं। इस सौर गठबंधन की पहल पर वर्ष 2030 तक विश्व में सौर ऊर्जा के माध्यम से 1 ट्रिलियन वाट यानी 1000 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा के मोर्चे पर एक नई क्रांति की आधारशिला रखने की ठोस कदम भारत ने कर दिया है। माना जा रहा है कि यदि भारत में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकेगा तो इससे जीडीपी दर भी बढ़ेगी और भारत सुपर पावर बनने की राह पर भी आगे बढ़ेगा। इसलिए मुद्दा आपका में सौर ऊर्जा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय माथुर हैं जो महानिदेशक हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रफुल्ल पाठक जी जो अध्यक्ष हैं सोलर एनर्जी सोसाइटी ऑफ इंडिया के। प्रफुल्ल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही भरत भूत जी सदस्य हैं एसोचैम के NREC के, उनका भी स्वागत है। भरत जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। सबसे पहले मैं अजय जी आपसे जानना चाहूंगा, ये फ्रांस के साथ जो गठबंधन भारत ने किया है, 121 देशों के शामिल होने की बात की जा रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अहम उद्देश्य है दुनिया में सभी देश सौर ऊर्जा को ऊर्जा के लिए पहली फर्स्ट सोर्स, प्रेफरेंशियल सोर्स की तरह देखना शुरू करें जी। इससे जो बिजली मिले वो सबसे सस्ती बिजली हो, इससे बिजली अधिक से अधिक लोगों को मिले, 100% लोगों को, और इससे प्रदूषण जो हो रहा है वो भी खत्म हो। अर्थात सोलर इज द एनर्जी चॉइस ऑफ प्रेफरेंस। यह हमारा मुद्दा उद्देश्य है। कैसे इसको कर रहे हैं? एक तरफ तो सभी देशों को, चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, सभी देशों को ये इंफॉर्मेशन देना कि सोलर के फील्ड में क्या एडवांसेस हो रहे हैं, क्योंकि सोलर एक ऐसा फील्ड है जिसमें हर रोज जी, महीना नहीं, सप्ताह नहीं, हर रोज कोई नई चीज हम देखते हैं। तो मार्केट्स पे, टेक्नोलॉजी पे, इन्वेस्टमेंट्स पे क्या हो रहा है, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देशों को और कंपनियों को मिलेगी, उससे वो जो अपने उनके प्लान्स हैं वो ठीक से बना सकेंगे। दूसरी ओर, अगर सब देशों को सौर ऊर्जा में बढ़ाना है तो उसके लिए लोग चाहिए, उसके लिए पॉलिसी चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। इन सभी चीजों के लिए सौर संगठन उनके साथ है और इसके लिए यदि रिस्क मिटिगेशन फंड बनाना है, यदि लोगों को ट्रेन करना है, यदि पॉलिसीज को चेंज करना है, तो हम उनके साथ काम कर रहे हैं। और तीसरा, कई देश ऐसे हैं जहां पर कि प्रोजेक्ट करना ही मुश्किल है। उन देशों में प्रोजेक्ट करके देशों को ये दिखा के कि इससे उनको क्या फायदा है, बिजली सस्ती मिलती है, बिजली 24 घंटे मिलती है, बिजली लोगों को जॉब्स मिलते हैं, जिससे कि वो बदलाव ला सके, जिससे कि दूसरा प्रोजेक्ट भी बने, 5वां प्रोजेक्ट भी बने, 100वां प्रोजेक्ट भी बने जी। इस प्रकार से हमारा उद्देश्य है कि हम दुनिया के हर कोने में सौर ऊर्जा को फैला दें। जी बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, आप कैसे देखते हैं जो सौर गठबंधन की बात शुरू हुई है, जिसका हिस्सा भारत है और एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का, आप कैसे देखते हैं दुनिया के लिए क्यों जरूरी है सौर ऊर्जा का?
जैसे अभी आपने कहा और अजय माथुर जी भी सोलर अलायंस के बारे में बता रहे थे। 2015 में ये जब शुरुआत हुई तो इसमें सबसे अहम चीज़ ये हुई कि जो सोलर रिच एरियाज है या कंट्रीज है जिनके पास सौर ऊर्जा बहुत पैमाने पे उपलब्ध है और वो उसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी के लिए या बाकी जो उसके यूज़ है उसके लिए हो नहीं रहा है, तो उसको बढ़ावा देना और वो बढ़ावा दे के हमें एक ऐसी सिस्टम बनाना है जिसमें हम अफोर्डेबल यानी जो भी इसका यूज़ करना चाहता है उसको वो यूज़ करना सहज हो, इसका उद्दिष्ट रख के ये सब हम लोग कर रहे हैं। और उसमें सबसे अहम बात मेरे लिए भी ये है कि अभी तक हमारा देश हम लोग बाहर से किसी से हमें मिलता था, अभी सोलर अलायंस के कारण ये एक बात जरूर होने वाली है कि हम लोग भारत और फ्रांस के साथ जो सब देश है वो इकट्ठा आके जिन लोगों को इसकी जरूरत है उनको उनकी जरूरतें पूरे करना, वो मनुष्य बल होगा या वो उनको फाइनेंस की जरूरत होगी, उनको तंत्रज्ञान की जरूरत होगी, ये सब देने के लिए हम लोग आगे आए हुए हैं। सो हम लोग अभी देने वाले देशों में हो गए, हम लोग दुनिया को कुछ तो भी दे रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत अहम मुद्दा है। और जैसे मैंने अभी कहा कि हमें ये देखना है कि अदरवाइज ये जो सौर ऊर्जा है अगर हमने उसको यूज नहीं किया तो वो वेस्ट जा सकती है, यानी यूज में नहीं आएगी। तो वो जो क्लीन एनर्जी सोर्स है जो हमारे पास बहुत पैमाने पे उपलब्ध है, तो उसका हम लोग यूज करके उससे दुनिया को या वहाँ के जो हम लोग है पूरी कम्युनिटीज उनको अफोर्डेबल यानी जो वो सहजता से उसको उसका यूज कर सके उतनी कॉस्ट में उनको देने का प्रयास इसका मुख्य है। जी भरत जी, क्लीन एनर्जी की बात होती है पूरी दुनिया में, अलग अलग मंचों से ये बात उठाई जाती है, जलवायु परिवर्तन की बात होती है। ऐसे में जो सौर ऊर्जा का विकल्प है वो कितना महत्वपूर्ण है भारत की दृष्टि से, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सौर ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम अगर हिंदुस्तान का पावर मिक्स देखें कि हिंदुस्तान की बिजली कहाँ से आती है, तो मेजर हमारी बिजली कोल और बाकी के जो नेचुरल रिसोर्सिस है, जो कन्वेंशनल रिसोर्सिस से आती है। तो सौर ऊर्जा, अगर हम सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करेंगे तो हमारी जो डिपेंडेंसी है, जैसे कोल पे है, नेचुरल गैस पे है कि न्यूक्लियर पे, डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। और सौर को बढ़ावा देने से बहुत सारी चीजें देश में परिवर्तन हो सकती है। आज की डेट में हम देखें तो एनर्जी एनर्जी इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो हमारे पास जो डिमांड है उसके सामने सप्लाई हमारे देश की कम है। अगर सप्लाई, डिमांड और सप्लाई को मीट करना है तो हमें बहुत सारे पावर प्लांट्स की जरूरत है। जो स्पीड से पावर प्लांट हमें लगाने हैं कि हमें चाहिए, उसका सामना एक ही चीज कर सकते हैं, वो है सोलर। सोलर का जो पावराइजेशन है वो बहुत ही स्पीड से हो सकता है। दूसरा कि इसकी जो सोर्स है, सोलर पावर जनरेट करने के लिए हमें सिर्फ इक्विपमेंट चाहिए। इनकी जो रॉ मटेरियल है वो तो फ्री है, और बाय द गॉड ऑफ गिफ्ट इंडिया, हिंदुस्तान, हमें वी हैव एम्पल ऑफ सोलर सनलाइट अवेलेबल। तो इनका इस्तेमाल करके जो स्पीड में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हमारा देश कर सकता है। तो सबसे बड़ा विकल्प अगर सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन का है तो मेरे हिसाब से सोलर है आज की डेट में। जी डॉक्टर अजय माथुर जी, ग्लोबल सोलर ग्रिड बनाने की बात भी हो रही है, ये विषय कितना व्यवहारिक है? देखिए, ऐसा है कि आज की तारीख में जी भारत में भी और कई देशों में सौर ऊर्जा से जो बिजली बनती है वो सबसे सस्ती बिजली है। जी भारत में 2 रुपए से कम की लागत में पर यूनिट बिजली सौर ऊर्जा से अवेलेबल है। लेकिन ये ऊर्जा उसी वक्त अवेलेबल है जिस वक्त सूर्य चमक रहा है। एक बार सूर्य ढल जाता है तो फिर ये अवेलेबल नहीं। उस समय क्या करें? उस समय या तो आप पंप स्टोरेज का सहारा लें या बैटरी का, जिनको कि चार्ज कर दिया जिस वक्त सौर ऊर्जा है उस वक्त। एक तीसरा उपाय यह है कि कनेक्ट करें उन देशों को, जैसे ईस्ट एशिया है। ईस्ट एशिया में जब शाम हो गई, सूर्य ढल गया, भारत में तो सब सूर्य है, तो भारत में यदि सौर ऊर्जा की क्षमता लगाई तो यहां पर बिजली जो जनरेट हुई वो उस
कनेक्शन के थ्रू, उस केबल के थ्रू भारत से ईस्ट एशिया चली गई। जी तो कहीं ना कहीं तो सूरज हर समय चमकता है। तो अगर एक ग्रिड बना दें जो इसको फॉलो करे, तो जहां जहां पर सूर्यास्त हो गया है वहां वहां पर आपको सौर ऊर्जा से बनी बिजली मिल जाएगी। जी इसको प्रधानमंत्री ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कह के असेंबली के, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के पहले असेंबली में इसको ये आइडिया रखा था। आज की तारीख में इसकी दुनिया भर में एक अच्छी तरह से इसको रिसीव किया गया, और शायद अगला अब जो कॉप होगा उसमें भारत के प्रधानमंत्री और यूके के प्रधानमंत्री कई और देशों के साथ जी इसको लॉन्च करेंगे। यानी कि अब हम इस पर पहुंच गए हैं कि देश रियलाइज करते हैं कि एक देश से जहां पर सूर्यास्त हो गया है वहां पर बिजली लेना फायदेमंद है उन देशों से जहां पर अभी सूर्य चमक रहा है। जर्मनी में ये हम बहुत सालों से देख रहे हैं, उनका नॉर्वे से कनेक्शन है। 2013 में ही ऐसे दिन हो गए थे जब पूरे दिन रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी वहां मिली थी। जी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में इजिप्ट ने कहा है कि वो सऊदी अरेबिया के साथ एक केबल बनाएगा। हमने ये देखा है कि यूके और नॉर्वे के बीच में केबल की बात हुई है। हमने ये देखा है कि ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के बीच में बात में केबल। अर्थात ये एक आइडिया है जिसका समय आ गया है। जी अभी अगर मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करूं तो भारत की स्थिति सोलर एनर्जी की दृष्टि से कितनी सुगम है, उसका रास्ता कितना आसान है भारत का? देखिए ऐसा है, जैसे कि मैंने कहा कि आज की तारीख में जो बिजली हमें सौर ऊर्जा से मिलती है वो 2 रुपए से कम पर यूनिट की है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। किंतु रात में जब हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो यही ऊर्जा लगभग 6 रुपए पर यूनिट हो जाती है। बैटरी के दाम कम होने से रात में भी सौर ऊर्जा आपको सस्ते दर पे मिल पाएगी। ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है कि सौर ऊर्जा लगाने के लिए हमारे पास जो धन आ रहा है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए वो काफी है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी हाई है। जी दुनिया में जिस समय इंटरेस्ट रेट 1%, 2% है, तो यहां पर वो 9, 10, 11%। बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार के रिस्क मिटिगेशन इंस्ट्रूमेंट लगाए जाएं जो कि भारत में और अन्य विकासशील देशों में जो पैसे की कीमत है, जो इंटरेस्ट रेट है, उसको कम कर सके। ये मेरे हिसाब से ये 2 सबसे बड़े चैलेंजेस। जी जी बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, मैं अंतरराष्ट्रीय सवाल मैंने इसलिए उठाया सौर ऊर्जा को लेकर क्योंकि अक्सर ये बात होती है कि इसका जो रॉ मटेरियल है वो बहुत महंगा होता है, बहुत कॉस्टली होता है, और उसके चलते सौर ऊर्जा जितनी सस्ती मिल सकती है उतनी सस्ती नहीं मिल पाती है। हालांकि पिछले 10-12 सालों में काफी परिवर्तन आया है, सरकार ने तमाम तरह की योजनाएं भी शुरू की हैं। आप कैसे देखते हैं, खासतौर से हम जब ग्लोबल सोलर ग्रिड की बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो सस्ती बिजली का सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। आपने बहुत सही सवाल किया है। अब मेरा इस सेक्टर से संबंधित 2000 से है और मुझे अभी भी याद है 2007-8 साल में सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन की जो कैपेसिटी एक जगह की थी वो 1 मेगावाट भी अगर कहीं कोई लगा ले तो वो एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और तब ये जो बिजली है सोलर से मिलने वाली उसकी कॉस्ट भी 12 रुपये के आसपास थी। और 2010-11 के आसपास साक्री में महाराष्ट्र में 150 मेगावाट का जब सोलर प्लांट लगाया गया था तब ये कॉस्ट 10 रुपये 50 पैसे के आसपास आई थी और वहाँ से ये कॉस्ट नीचे आना चालू हो गया। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उस वक्त दुनिया की भी नज़रें हमारी तरफ गई कि सोलर में भारत में बहुत कुछ हो रहा है। और उसके बाद जो बदलाव आते गया और उसके बाद उसी वक्त एक और चीज़ हुई थी 2010 में हमने जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन में 2022 का हमारा टारगेट 20 गीगावाट का था।
जी। जो कि अभी हम लोग ऑलरेडी 50 गीगावाट के पास है, यानी 4 साल पहले ही हमने वो जो टारगेट है वो अचीव कर लिया है। तो और एक वक्त था जब हम लोग किलोवाट, मेगावाट या इसकी बात कर रहे थे, आज हम गीगावाट की बात कर रहे हैं। जी। तो दो चीजें हो गई, स्केलिंग हो गया, जो भी हम लोग कर रहे हैं सोलर इंस्टॉलेशन, उसका स्केल बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गया और उसकी जो कीमत है उसमें भी काफी कम आया। और यही हमारा टारगेट है कि इसका यूज बहुत ज्यादा बढ़े और जो कीमत, जो बिजली हमें मिलती है वो सस्ती से सस्ती हो जाए। और ये इसमें बहुत सारा बदलाव हुआ है। और इसमें मुझे तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि जैसे मैंने अभी कहा कि 150 मेगावाट का प्लांट उस वक्त लगा देते तो ऐसा लगता था एशिया का सबसे बड़ा प्लांट यहाँ लगा हुआ है। जी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले हमारे पंतप्रधान मोदी जी, जिन्होंने गुजरात का एक सोलर इंस्टॉलेशन हम लोग करने जा रहे हैं, वो 30 गीगावाट का है। यानी उसका आप सोचिए, कहाँ 150 मेगावाट और कहाँ 30 गीगावाट का हम लोग एक सोलर और विंड का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो ये जो बदलाव हमारे देश में आया है ये तारीफ काबिल है। ये हमने कभी 2010 में हमने कभी ये सोचा तक नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और आज हम अगर 30 गीगावाट जो हमने टारगेट रखा है और हमने जो टारगेट रखे हैं हमने वो अचीव किए हैं। कभी कभार एक आध बार ऐसा हो सकता है कि हम लोग उसके आसपास गए और पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अब ये जो टारगेट्स हम अचीव कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और इसके कारण हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल सिचुएशन में भी ये सिचुएशन हो रही कि जो भारत ने टारगेट्स रखे हैं वो अचीव कर रहे हैं और उसके आसपास पहुंच रहे हैं। और अभी हम लोगों के पास जो टेक्नोलॉजी है या फाइनेंसिंग की कुछ स्कीम्स है या जो मैन पावर है, इसका यूज हम दूसरे देशों को दे सकते हैं। और हमारा टारगेट वही है कि हमें अफोर्डेबल एनर्जी, सोलर एनर्जी दूसरे देशों को देनी है। जी। भरत जी, अगर जीडीपी की बात करूं, देश के उद्योग जगत की बात करूं, तो हमेशा से एक डिमांड रहती है सस्ती बिजली, और सोलर एनर्जी सस्ती बिजली उपलब्ध करा सकती है। जीडीपी की दृष्टि से, देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से, उद्योग जगत के लिहाज से आप कैसे देखते हैं सरकार के फैसलों को? देखिए, सरकार बहुत ही सोलर एनर्जी को बहुत ही बढ़ावा दे रही है। और ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि उद्योग जगत की एक ही डिमांड होती कि प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया जाए ताकि वो सस्ते से सस्ता माल बना सके, उसको देश में बेच सके या तो एक्सपोर्ट कर सके। जब ग्लोबल कंपटीशन की बात आती है, हिंदुस्तान की प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में जो कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, उसके लिए सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है कि सोलर एनर्जी, सस्ती एनर्जी से जो प्रोडक्ट बने और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे कम की जाए। सरकार इसमें जो अलग अलग राज्य सरकार है वो अपनी अपनी सोलर पॉलिसी बनाई हुई है, कुछ गवर्नमेंट अभी बना रही है। तो वो सरकार की जो पॉलिसीज है वो प्रमोशनल पॉलिसीज होनी चाहिए, जो कई राज्यों में दिख रही, कई राज्यों में नहीं दिख रही है। जिससे क्या होगा कि जो उद्योग जगत है ये अपने रूफटॉप पे या तो कहीं जमीन परचेस करके सोलर प्लांट लगाए और उसको मैक्सिमम उपयोग करें उस सोलर एनर्जी का, और अपनी कॉस्ट कंट्रोल में कर सके। बहुत सारे सेक्टर है जो जहाँ पे बहुत ही बिजली की खपत होती है और उनकी मेन प्रोडक्ट कॉस्ट में जो बिजली की कॉस्ट वो मेन होती है, जैसा कि हमारा गुजरात में कि टेक्सटाइल और कुछ हैवी इंडस्ट्रीज है कि मेटल इंडस्ट्रीज है। ये इंडस्ट्रीज में पावर की खपत बहुत ज्यादा होती है, प्रोडक्ट होती है। जी। तो ये लोग सस्ते से सस्ता प्रोडक्शन कर पाए, और अगर सस्ता प्रोडक्शन होगा तो माल की बिक्री ज्यादा होगी, माल की बिक्री या एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, जिससे जो विदेशी विनियमन है वो हमारे कंट्री में आएंगे। डॉक्टर अजय माथुर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन जो है उसका उद्देश्य भारत में सबसे कम लागत पर छत पर लग रही सोलर पैनल से संबंधित है। जो हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की बात करते हैं, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा जो मिशन है उसका उद्देश्य जमीन पे कितना साकार हो रहा है? क्योंकि बात जैसे आती है कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग नीतियां हैं, सभी राज्य सरकार चाहती हैं सोलर ऊर्जा को प्रमोट करना, लेकिन अलग अलग नीतियों के कारण कई बार कई सवाल खड़े होते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सवाल तो बहुत पुराने हैं जी। इस सौर ऊर्जा आने से पहले जब हम लोग कोयले के प्लांट लगाते थे तब भी यही सवाल आते थे जी। कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और कर्नाटक और तमिलनाडु सबकी अलग अलग नीतियां हैं। एक फेडरल इस कंट्री में ये होना तो होएगा क्यों, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम सब लोग साथ सीख रहे हैं और सभी राज्य एक ही रास्ते पर
अब चलने लगे हैं। हाँ, कोई आगे चलता है, कोई पीछे चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए और मेरे लिए जी सौर ऊर्जा ने एक नया दरवाजा खोला है। वो दरवाजा है कि हमारे पास अपनी ऊर्जा का कंट्रोल खुद रहेगा। मेरा एक छोटा सा खेत है बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में। जी मैंने वहां एक सोलर पंप लगाया। अब उसको लगाए हुए 6-6.5 साल हो गए। कोई मरम्मत की आवश्यकता नहीं पड़ी है, बिजली खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, ना डीजल खरीदने की आवश्यकता पड़ी है, बल्कि मैं उसका पानी बेचता हूं जो आसपास के गांव, जो आसपास के खेत हैं उनको। जी देखिए कितनी एकदम से मेरे लिए एक सहूलियत हो गई। दिन में बिजली दिन में पानी मिलता है, जो कि पहले रात में मिलता था। वैसे ही शहरों में हमने अपने ऑफिस के ऊपर सोलर पैनल लगाया। जितनी आवश्यकता है दिन में वो उसी से मीट होती है, और दाम उसके जो मैं ग्रिड को देता हूं उससे कम है। यही नहीं, एक कंपनी आई, उसने कहा मैं लगा दूंगा, अपने पैसे से लगाऊंगा, आप मुझे 4 या 4.5 रुपए पर यूनिट पे करते रहो। जी बिल्कुल। देखिए ये तो विन 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 सिचुएशन है। जी बिल्कुल। इस प्रकार से सौर ऊर्जा हमारे लिए और आपके लिए फायदेमंद है। इसीलिए राष्ट्रीय सौर मिशन में जिस प्रकार से हमने देखा है कि सौर ऊर्जा बढ़ती जा रही है, उसका यही रीजन है। जी। हाँ, ये जरूर है जो कि आपने बात जिससे शुरू करी थी कि क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में खासतौर से सोलर रूफटॉप की नीतियां अलग अलग हैं, इसलिए वहां पर वो हम देख रहे हैं कि जी अलग इसीलिए अलग इसीलिए माथुर साहब मैंने सवाल ये उठाया, हमसे आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भरत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रफुल्ल जी मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि बात सस्ती बिजली की आती है, और जो बात मैंने पहले आपसे समझने की कोशिश की थी कि अलग अलग जो नीतियां हैं अलग अलग प्रदेशों की, उसके कारण ये सवाल उठता है कि सोलर एनर्जी को सभी राज्य सरकारें बढ़ावा दे रही हैं और उत्पादन भी बढ़ रहा है। आप कैसे देखते हैं, खास तौर से अगर मैं बात करूं, अक्सर बिजली संकट की स्थिति भी पैदा होती है, ऐसी स्थिति में सोलर एनर्जी जो है वो कितनी भरोसेमंद, कितनी व्यवहारिक कही जा सकती है? बहुत अच्छे। नीतियाँ अलग अलग होना स्वाभाविक है। अभी माथुर साहब ने भी जैसे बताया कि राज्यों का अपना परिवेश होता है, उसमें उनकी भी कुछ राय होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। बट अभी जो हम लोग सोलर में या इन सब चीज़ों में देख रहे हैं, जो मेन बदलाव आया है, या थोड़ा सा एक बात और मैं आप अभी जो जिक्र हुआ थर्मल एनर्जी या कोल का, बीच में हम लोगों ने कोल शॉर्टेज के बारे में भी 2 हफ्ते पहले बहुत सारी बातें सुनी। वो कोल स्टॉक शॉर्टेज है। जी। यानी जो न्यूज़ था वो ये था कि जो हमारे थर्मल पावर स्टेशन है उनके यहाँ जो कोल का स्टॉक है उसमें शॉर्टेज आया था, और वो कभी कभार आता है क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा पैमाने पे उसमें लोग काम करते हैं, उसको मॉनिटर करना थोड़ा बहुत मुश्किल आता है। लेकिन उस बैकग्राउंड में मैं ये कहूँगा, ये मैं कहना उचित समझूंगा कि यही समय है हम लोगों ने इंडिविजुअल लेवल पे घरों में, संस्थाओं में इस तरह का सोच रखना चाहिए कि मैं सोलर एनर्जी का इंस्टॉलेशन कैसे बढ़ाऊं। और सोलर एनर्जी का इंस्टॉलेशन बढ़ाने से एक बात, हमारे पास ऐसे कई एग्जांपल्स है। मैं आपसे समझना चाहूंगा इस बात को कि आम आदमी के लिहाज से जी सोलर एनर्जी उसके लिए कितने फायदेमंद है, इस तरह का कोई डेटा आपके पास है? हाँ या जी। कोई इस तरह का आकलन आप लोगों ने किया है? जी, हम लोगों के पास ऐसे कई उदाहरण हैं जिन लोगों ने अपने घरों में इस तरह का सोलर इंस्टॉलेशन, उनकी जरूरत जो एनर्जी की जरूरत है उसके लिए लगाए थे। और उनके जो रिपोर्ट्स है वो ये कहते हैं कि आज की तारीख में 4 या 5 साल में वो जो जितना भी पैसा लगाते हैं वो पूरा रिकवर उनका हो जाता है। उसके बाद उनको जो सहूलियत मिलती है सोलर एनर्जी की, वो करीब करीब फ्री के बराबर होती है। मैं करीब करीब फ्री इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभार एक आध बार कुछ छोटा मोटा मेंटेनेंस भी आ सकता है, लेकिन ये देखा गया है 4 से 5 साल में आप जितनी भी लागत लगाते हो अगर घरों में या संस्थाओं में, तो उसका पूरा का पूरा जो लागत है वो आपको मिल जाती है। उसके बाद की एनर्जी आपको करीब करीब फ्री मिलती है। और ऐसे कई एग्जांपल्स हमारे पास है, उसके वीडियोस भी हमारे पास है जो कि प्रूवन है। इवन आपका जो रेगुलर बिजली है जो आपके घरों में आती है, कन्वेंशनल बिजली, वो अगर 6 रुपए या 7 रुपए है और सोलर अगर आपको 4 रुपए में भी मिलता है, तो वो आपको 2 रुपए पर यूनिट बेनिफिट दे सकता
सकता है। तो इसके ऊपर हर घरों में इसके बारे में सोचना चाहिए। हाँ, ये बात है कि आपको शुरुआत में जो कॉस्ट देनी पड़ती है, जिसको कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं, वहां पे हम लोग थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन कैपिटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों की बात अगर करते हैं तो हमें हमारे पास ऐसे कई एग्जांपल्स है, 5-6 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कैपिटल कॉस्ट भले ही थोड़ा बड़ा लगता है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट नहीं के बराबर है। इस पे सब्सिडी की बात भी आती है कि सरकार इस पे कुछ सब्सिडी भी देती है। जी हाँ, सब्सिडी सरकार ने जब शुरुआत करी थी तो काफी सब्सिडीज दी थी। अभी भी कुछ हद तक कुछ जगहों पे सब्सिडी है, अभी हर जगह सब्सिडी नहीं है। इसका मेन कारण ये है कि पहले ये महंगा हुआ करता था। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक जमाने में यही बिजली हमारे पास 11 रुपए में, अभी माथुर साहब बता रहे थे 2 रुपए के आसपास अभी होती है। तो अगर वो सस्ती हो चुकी है तो उसको सब्सिडी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया था नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके है या ऐसे कुछ इलाके हैं हमारे देश में, वहां कुछ हद तक कुछ एरियाज में सब्सिडी दी जाती है। बट जो हम लोग देखते हैं कि आजकल कॉस्ट इतना कम हो गया है कि उसमें किसी ने सब्सिडी के बारे में न सोचते हुए ये सोचना चाहिए कि आज मैं थोड़ा सा ज्यादा का पैसा दूं या फ्रंट एंड पेमेंट कर रहा हूं, लेकिन इसका पूरा लागत 4 या 5 साल में मेरा वापस आ जाता है। उसके बाद अगर आपको 2, 3, 4 साल अगर बिजली फ्री में मिलती है तो वो नेचुरली एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और दूसरा बात यह कि कन्वेंशनल बिजली आपको आपके घरों में जो आ रही है उसके हिसाब से ये बिजली काफी सस्ती है, अगर आप पूरा टोटल उसका हिसाब लगाए तो वो इसके लिए हर एक ने अपनी घरों में, संस्थाओं में जहां जहां हो सके वहां ये इसका इंस्टॉलेशन करना चाहिए। और ये करना, आप ये जो शॉर्टेजेस और इसकी सब बातें होती है तो उसके लिए भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे कि वो नहीं हो, या आप आत्मनिर्भर हो। हम लोग आजकल आत्मनिर्भर की जो बात करते हैं, तो हर घर ने, हर संस्था ने अगर ये सोचा कि मैं एनर्जी के लिए अपने आप में आत्मनिर्भर हूं। आखिरी बात यह कि जो सोलर एनर्जी का लक्ष्य है, भारत ने निर्धारित किया है, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का हिस्सा भारत फ्रांस के साथ बना है, जिसमें 121 देश शामिल हैं। भारत सुपर पावर बन सकता है इस सौर ऊर्जा की दृष्टि से। बहुत सही। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि आने वाला जो दशक है वो सोलर का रहेगा, वो भारत का रहेगा। भारत में ही सोलर नहीं तो पूरे दुनिया में भारत सोलर को सप्लाई करेगा, ऐसा विश्वास हम लोग रखते हैं। जी बिल्कुल। और जो मोमेंटम अभी आया है गए कुछ सालों में, उसका फायदा हमें आने वाले 5, 7, 10 साल में जरूर मिलेगा। जाहिर सी बात है, जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही हैं, उसके आधार पर कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत सोलर ऊर्जा की दृष्टि से, सोलर एनर्जी की दृष्टि से भारत सुपर पावर बन सकता है। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।